तक हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और हमारा विधायिका वाला टॉपिक है। अब हम उस पे आ चुके हैं कि कैसे कानून बनाए जाते हैं और किन किन संस्थाओं के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो अपना व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर या विधायिका जिसे हम बोलेंगे वो कवर करने वाले हैं। इसमें हम केंद्र की और राज्य की दोनों की व्यवस्थापिका कवर करने वाले हैं। केंद्र और राज्य, केंद्र के लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कानून बनाने का काम करते हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पिछले पार्ट में भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा और हायर लेवल से समझेंगे राज्यसभा को और लोकसभा को। ओके, उसके बाद में हम राज्य की व्यवस्थापिका देखते हैं। राज्य में नॉर्मली ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा होती है, ठीक है। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, ओके। कुछ राज्यों में, तो कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में देखेंगे, स्थानीय सुशासन के बारे में जानकारी लेंगे एंड जिला प्रशासन के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो पार्ट 5 जो अगला आने वाला है उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेंगे, संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, भाषाएं, उपबंध, आपात उपबंध, आपातकालीन उपबंध, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो संविधान विशेष जो आर्टिकल था 370 उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन संविधान के अंतर्गत वो हिस्सा रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 370 का भाग 1 रहेगा, भाग 2 और भाग 3 को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 370 दिखाने के लिए रहेगा। संविधान में से जब भी कोई भी अनुच्छेद हटाया जाता है तो उस अनुच्छेद को डिलीट नहीं किया जाता है वहां से, उसके साथ साथ में एक अलग हिस्सा जोड़ के लिख दिया जाता है कि संविधान के ये भाग आज से निलंबित कर दिए जाते हैं, इस तरीके से लिख दिया जाता है। बाकी अनुच्छेद मैंने पहले बताया, जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और आज के समय पे वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हैं। अगर कोई नया अनुच्छेद जोड़ा है तो उनका ही कहीं ना कहीं भाग में जोड़ दिया जाता है। अगर कोई अनुच्छेद हटाया है तो उसी अनुच्छेद के अंतर्गत अगला भाग लिख करके ये बोल दिया जाता है कि ये अनुच्छेद नल एंड वॉइड या हटाया जाता है, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये हम देखेंगे, संविधान संशोधन और संघीय ढांचा, इस तरीके से हम देखेंगे। अब बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका की। देखो, अब तक मैं तीनों पार्ट में दो तीन बार या काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, किसी भी लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करवाती है और न्यायपालिका जो कानूनों की देखरेख करती रहती है। ओके, तो व्यवस्थापिका का काम क्या है, लेजिस्लेटर का काम क्या है, कानून बनाना। विश्व के लेवल पे यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है वो कानून बनाता है। भारत के लेवल पे संसद कानून बनाती है और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों के तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पार्ट 3 में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके लिए कैसे कैसे प्रस्तावक और उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे भी चुका हूँ। आज के इस क्रैश कोर्स में हम आपको गूगल मैप के थ्रू ओरिजिनल लोकसभा कैसी है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। 360 डिग्री घुमाने की कोशिश करूंगा वहां पे और गूगल मैप के थ्रू वहां ले जाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर के लिए। राज्यसभा भी देखेंगे। उसके अलावा राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के अंदर 2 शामिल होते हैं, राज्यपाल और विधानसभा। नॉर्मली अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी उसके अंतर्गत शामिल होती है। गांव में ग्राम पंचायत जो है वो कानून बनाती है। तो ये अपना कानून बनाने का काम जो ये अपने विश्व के लेवल पे, देश के लेवल पे, राज्य के लेवल पे और गांव के लेवल पे कौन कौन करते हैं ये देखते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आप अपना पार्लियामेंट है, भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत ही एक हिस्से में जो होता है वो अपना राज्यसभा होता है और एक हिस्से के अंतर्गत होता है लोकसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन बोला जाता है उसे, ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन। अभी हम देखते हैं थोड़ों में सब में अंतर, अभी हम थोड़ी देर में इन सब में अंतर देखते हैं। उससे पहले हम कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं। भारत के संविधान के तहत कार्यों का या जो काम किए जाते हैं उनका बंटवारा किया गया है राज्यों के और केंद्र के बीच में, ताकि राज्य और केंद्र में विवाद ना हो। इसलिए कार्यों को डेफिनेटली डिफाइन करते हुए बांट दिया है। जैसे कि केंद्र सूची बना दी, केंद्र सूची में 97 भाग दे दिए, 97 आइटम्स दे दिए कि इन 97 आइटम्स पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। केंद्र कानून का मतलब संसद कानून बनाएगी और संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाएगा। ओके, उसके बाद में कुछ आइटम्स 59 आइटम्स राज्यों के लिए दे दिए कि ये कानून जो है वो राज्य ही बना सकते हैं, उन पर अपना संसद कानून नहीं बना सकती, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। तो राज्य सूची के जो आइटम्स हैं उन पर राज्य विधानसभा कानून बनाती है
और इन दोनों के बीच में होती है समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें 52 आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें बोथ स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ऐसी लिस्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ आपको। जैसे रक्षा विभाग, रक्षा से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला है। विदेश विभाग पूरा का पूरा किसके अंतर्गत रहेगा, अपना केंद्र सरकार के अंतर्गत। राज्य विदेश विभाग में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। राजस्थान पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं रख सकता। पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से, बांग्लादेश से या यूएसए से कोई रिलेशन रखना है तो वो डायरेक्टली इंडिया केंद्र सरकार के थ्रू, केंद्र सरकार के पास उसके अधिकार प्राप्त हैं। करेंसी, हर राज्य की अलग करेंसी नहीं होगी, करेंसी का जो भी अधिकार है वो भी अपनी केंद्र सरकार के पास। लेखा, एटॉमिक एनर्जी, नागरिकता, ऐसे करते करते कुल मिला के 97 आइटम्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। तो ये केंद्र सरकार के कानून रहे। उसके बाद में अपना राज्य के बारे में बात करते हैं। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर जो होता है, कानून प्रशासन लागू रखने का, तो वो आता है अपने राज्य के। आप देखते होंगे राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, इस तरीके से। तो ये पुलिस ऑर्डर जो होती है वो राज्य के लेवल पे होती है। स्थानीय शासन होता है, ग्रामीण लेवल पे शासन जो होता है वो भी अपना राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जुडिशियरी ऊपर से नीचे तक इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इस पे कुछ अपने राज्य लेवल पे कानून बनाए जा सकते हैं, कुछ नए कानून बनाए जा सकते हैं जुडिशियरी रिलेटेड, जैसे कि अपने राजस्थान विधानसभा ने अभी पास किया है उस तरीके से। जेल जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पब्लिक हेल्थ यानी जो हॉस्पिटल्स होंगे वो पब्लिक हॉस्पिटल वो राज्य सूची के अंदर आते हैं। कृषि और सिंचाई ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो अपना राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। ओके, ये वाला हिस्सा जो है वो राज्य सूची, जिसमें कुल मिला के कितने आइटम दिए हुए हैं, 59 आइटम्स हैं। ओके, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के लिए ही होते हैं, जैसे कि शिक्षा पर केंद्र सरकार भी अपने निर्देश जारी करती है और राज्य सरकार अपने लेवल पे बनाता ही है। विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक योजनाएं, ये सब अपनी समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची में कुल मिला के 52 आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जो लिखा हुआ है आर्टिकल 240 में 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसको कुछ जो सूचियां बनाई हुई हैं, यानी केंद्र सरकार की सूची, राज्य सरकार की सूची और समवर्ती सूची। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं, ये इमेज जो देख रहे हैं पार्लियामेंट का ही है। अभी थोड़ी देर में हम पार्लियामेंट की तरफ घूमेंगे ही, उससे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपना हाथों से इमेज बनाई हुई है, आप इसे अच्छे तरीके से देखिए। देखो, लोकसभा जो होता है उसे लोकप्रिय सदन बोलते हैं। 542 एमपी आज के समय पे चुन के जाते हैं वहां पे। तो पॉपुलर हाउस भी इसे बोला जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग वहां पहुंचते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अधिकतम लोकसभा के एमपी जो होते हैं वो 552 होते हैं। वर्तमान में एमपी की संख्या 545 है इस समय। ओके, 530 तो क्या है कि अपने राज्यों से चुन के जाते हैं, 28 राज्यों से। 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन दिए जा सकते हैं, और 552 जो है वो अधिकतम है। ओके, अधिकतम ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन 552 तक की अभी जरूरत नहीं पड़ी, अभी 543 तक पहुंचते हैं। ओके, 543 तक नॉर्मली अपना ये अपना राज्यों से चुन के जा रहे हैं, उसके बाद में यूटी से चुन के जा रहे हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जिनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम लेवल पे लोकसभा में ये मनोनीत किए जाते हैं। ओके, उसके बाद में अस्थायी सदन जो होता है, ये अस्थायी सदन होता है लोकसभा। इसका जो समय होता है वो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। 61वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें मतदान की उम्र जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, किसी भी सत्र को चलाने के लिए मिनिमम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इसे बोला जाता है गणपूर्ति। यानी अगर संसद चलाया जा रहा है, कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले कम से कम इतने लोग तो उपस्थित होने चाहिए, तभी वो संसद सत्र शुरू होगा। तो गणपूर्ति का मतलब होता है 1/10वां हिस्सा, यानी कि 545 हो रहे हैं, इनका 10% अगर कर देंगे तो 55 सदस्य मिनिमम होने चाहिए, तभी संसद सुचारू रूप से चलेगी। ओके, अगर 55 से कम है तो संसद उस समय नहीं चलेगी। ओके, विपक्ष का नेता होता है वो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी है विपक्ष की, उसके 1/10 एमपी चुन के आने चाहिए, यानी विपक्ष का नेता बनने के लिए। अभी जैसे केंद्र सरकार में मोदी सरकार है पक्ष में, और विपक्ष में नॉर्मली अभी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के पास में अभी उतने सदस्य नहीं हैं जो 10% का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकें,
ठीक है, तो अभी विपक्ष का नेता कोई नहीं है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी पिछले समय तक, और अभी जो है अपने ओम बिरला जी हैं, कोटा से जाते हैं ओम बिरला जी। ओके, ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। धन विधेयक पर इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल नंबर 110 पर लोकसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। विशेष अधिकार क्या, कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि धन विधेयक होता क्या है। ये एक्सप्लेन करने का काम किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट याद रखने की बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से। राज्यसभा और लोकसभा मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर कोई भी बिल जो है वो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है, तो दोनों जगह पे संयुक्त बैठक बुला करके उसे पास कराने की कोशिश की जा सकती है, और जिसकी अध्यक्षता जो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ओके, 109 में वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, और वित्त विधेयक जो होता है वो अपना लोकसभा ही उसमें अधिक भागीदार होती है, लोकसभा को ही अधिक अधिकार प्राप्त है उसमें। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया लोकसभा का बताया, ये जैसे अपनी संसद है, इस तरीके से ये अपना पूरा संसद है। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है, यहाँ से ये अपने 2 भागों में बांट दिया है मैंने इसे, ये 2 भागों में। इधर वाला हिस्सा मैंने दे दिया लोकसभा के लिए, ये वाला हिस्सा मैंने दे दिया लोकसभा के लिए। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आपके लिए दोबारा से इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये अपनी संसद, ये बीच में से 2 भागों में बांट दिया मैंने इसे। ओके, और ये वाला हिस्सा मैंने दे दिया लोकसभा के लिए। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, इसके लिए चुनने के लिए मिनिमम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, और इधर वाला हिस्सा मैंने राज्यसभा के लिए दिया है। तो राज्यसभा की अधिकतम मिनिमम उम्र, राज्यसभा का एमपी बनने के लिए मिनिमम उम्र होती है 30 वर्ष की। ओके, लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसमें डायरेक्ट निर्वाचन होता है, यानी एमपी जो लोकसभा वाले एमपी हैं उनका चुनाव होता है, और हम और आप उसमें वोट देते हैं। राज्यसभा की बात करें तो उसमें न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। इसे स्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होती। यानी 1951 में जब से पहली बार से राज्यसभा शुरुआत हुई है, उस समय से लेके आज तक कभी भी भंग नहीं हुई है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य वहां से रिटायर हो जाते हैं और नए 1/3 सदस्य आ जाते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा जब भी वहां पे बहुमत जो होता है उसका अगर बहुमत गिर जाता है तो वो तुरंत भंग हो जाती है। ओके, इसमें स्थायी सदन बोला जाता है राज्यसभा को, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता है इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, राज्यसभा में अधिकतम एमपी जो होते हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। 233 जो है वो राज्यों और यूटी से चुनकर आएंगे, और 12 को मनोनीत किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। जो स्पेशल कैटेगरीज रखने वाले हैं बहुत सारे जो हैं वो उनको मनोनीत किया जाता है। ओके, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया जा चुका है। ओके, अब ये स्थायी होता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता इसे। ओके, चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, और सभी एमएलए उस राज्य के इसमें भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति चुनाव बताया था, उसी हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है। बस इसमें वो नहीं होता है कि पहले द्वितीय ऐसे इस तरीके से नहीं होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, और एमएलए जो राज्य के होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष अभी वेंकैया नायडू हैं। ये पदेन सभापति होते हैं एक्चुअली में। वेंकैया नायडू बने हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है, और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये सबसे खास बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो पदेन सभापति होता है, और अपने आप में उपराष्ट्रपति अलग से होता है। आर्टिकल 249 में राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद कानून बना सकती है। अगर मान लीजिए राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची की कुछ विषय ऐसी हैं जिन्हें केंद्र सूची में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए, तो राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगी और उसे
जो है वो संसद कानून बना सकती है उस पर, यानी राज्य सूची से हट करके वो केंद्र सूची पर आ जाएगा। आर्टिकल 312 राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देता है 2/3 बहुमत के द्वारा। ये नई भर्तियां या नए पद बना सकते हैं, राज्यसभा को ये अधिकार है। तो राज्यसभा के दो अधिकार स्पेशल आप याद रखना, एक तो है अपना आर्टिकल 249 का और एक आर्टिकल 312 का। आर्टिकल 249 क्या कह रहा है, किसी विषय को राज्य सूची से केंद्र सूची में कन्वर्ट किया जा सकता है 2/3 बहुमत से, अगर राज्यसभा पारित कर दे। सेम वही, अगर कोई नया पद बनाना है अखिल भारतीय लेवल पे, वहां पे राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पास कर देना होगा। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है, धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर धन विधेयक का मैं पहले ही बता चुका हूं, धन विधेयक को पार्ट 1, 2, 2-3 बार बता चुका हूं, तो अभी बताने का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारतीय संसद, ये अभी मैंने बताया आपको, आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत भारतीय संसद की व्याख्या की गई है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों आते हैं। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 52 है, लोकसभा के लिए आर्टिकल नंबर 81 है और राज्यसभा के लिए आर्टिकल नंबर 80 है। तो ये आप पूछ लेना, मतलब देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर देकर। संसद को संघीय सूची, ये मैं बता चुका हूं, यूनियन लिस्ट या केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संकट काल में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो उसमें इसी का यूज किया गया है। ऐसा होता है कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है वहां पर, तो उस समय उस राज्य की विधानसभा के सारे अधिकार संसद के पास में आ जाते हैं, यानी उस राज्य की राज्य सूची से रिलेटेड जितने भी विषय हैं वो सब संसद के पास में आ जाते हैं और संसद उन्हें बहुमत से पारित कर देती है, तो वहां पे वो कानून लागू माने जाएंगे। ओके, यही सेम अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 370 में हुआ था। ओके, संकट काल में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। और एक तरीका मैंने बताया कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से किसी सूची को राज्य सूची से केंद्र सूची में कन्वर्ट कर दे तो उस पर भी कानून बनाया जा सकता है। सामान्य काल में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है। प्रथम कब बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दें। आर्टिकल नंबर 252, ये आर्टिकल नंबर 252 में लिखा हुआ है कि 2 राज्य आपस में मिलके और प्रस्ताव पारित करके भेज दें कि हमारे 2 राज्यों के लिए आप इस सूची पर कानून बना दीजिए, तो संसद वहां कानून बना सकता है। द्वितीय, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। तो ये 2 कंडीशन है जो मैं आपके लिए मैंने बता दी। संसद से रिलेटेड, अपना विधायिका से रिलेटेड कुछ अन्य विषय। आर्टिकल नंबर 245 में संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 254 में समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघीय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो संघ यूनियन का कानून मान्य रहेगा। यानी कि समवर्ती सूची, जैसे मान लेते हैं शिक्षा वाला समवर्ती सूची के अंतर आता है, उसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। अगर राज्य ने जो कानून बनाया है और केंद्र ने जो कानून बनाया है दोनों आपस में परस्पर विरोधी हैं, तो उसमें केंद्र का कानून मान्य रहेगा, राज्य का कानून मान्य नहीं रहेगा। संसद में सरकारी दल का मुखिया या मुख्य सचेतक जो होता है उसे संसदीय कार्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ओके, उसके अलावा आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है संसद को नए राज्य बनाने या चेंज करने का अधिकार है। अगर कोई नया राज्य बनाना है, किसी राज्य को भागों में विभाजित करके या किसी अन्य राज्य को शामिल करना है भारत के अंतर्गत, तो वो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत वो सारी शक्ति किसके अंदर दी गई है, संसद के अंतर्गत दी गई है। आर्टिकल नंबर 262, अंतरराज्यीय नदियों के जल वितरण संबंधी विवादों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है। अगर 2 राज्यों के बीच में किसी नदी पर विवाद हो रहा है तो संसद आर्टिकल नंबर 262 के तहत कोई कानून निर्माण कर सकती है। नई दिल्ली के वास्तुकार जो संसद बनी है, मैंने बताया था जैसे 1911 से पहले जो राजधानी थी वो अपनी कलकत्ता में थी, 1911 में दिल्ली में ट्रांसफर कर ली गई राजधानी को, भारत की राजधानी जो है। तो उसका काम जो सौंपा गया था एडविन लुटियंस को सौंपा गया था, उसके साथ साथ में सर हर्बर्ट वेफर भी थे। संसद भवन का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा 1921 में किया गया था और 1927 में लॉर्ड इरविन जो है वहां पे पहली बार वायसराय के रूप में उसमें अंदर पहुंचे। तो अभी मैं आपके लिए गूगल मैप यूज करते हुए
आपको जो नई दिल्ली का हिस्सा है वो दिखा देता हूँ, राष्ट्रपति भवन दिखा देता हूँ, पार्लियामेंट दिखा देता हूँ और उसके आसपास का सारा हिस्सा दिखा देता हूँ। चलो मैं गूगल मैप की तरफ आप ले, तो अभी हम गूगल मैप में आ गए। ये जो आप देख रहे हैं हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ये दिल्ली वाला हिस्सा है और दिल्ली में भी एक स्पेशल हिस्सा है जो नई दिल्ली के नाम से विख्यात है। ठीक है, अभी मुझे स्क्रीनशॉट लेके आपको चेक कराना पड़ेगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के बता देता हूँ पेन के थ्रू। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे मैं रेड पेन कर देता हूँ और पेन का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो भी है, ये वाला हिस्सा ये नई दिल्ली है। ये वाला जो हिस्सा है वो नई दिल्ली है। बाकी इधर का हिस्सा आप देख रहे होंगे ये दिल्ली का ही है और पुरानी दिल्ली जो है वो थोड़ा सा अलग हिस्सा है। पुरानी दिल्ली का हिस्सा जहाँ पे लाल किला वगैरह है वहां पे है। ओके, बट ये नई दिल्ली है जो 1911 में शुरुआत हुई थी और 1927 में पूर्ण रूप में स्थापित हो चुकी थी। ओके, अब इसके अंतर्गत अगर आप क्लियरली देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये अपना इंडिया गेट है और इधर की साइड में अपना राष्ट्रपति भवन है। ओके, और यहाँ पे पार्लियामेंट है इस जगह पे और बाकी यहाँ पे अन्य जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के वहां पे आवास बने हुए हैं। देखते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं, दोबारा से देखते हैं क्लियरली। ये अपना इंडिया गेट है, आप ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा। ओके, और इधर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना मुगल गार्डन जहाँ लिखा हुआ है ये अपना राष्ट्रपति भवन है। ओके, ये राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से थोड़ा सा दूर जाने पर ये आपको भारतीय संसद दिख रही होगी। ओके, गुरुद्वारा साहिब भी पास में ही है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये अपना गृह मंत्रालय है। उसके पास में आप देख रहे होंगे राजपथ है, ये राजपथ, ठीक है, जहाँ पे 26 जनवरी को परेड होती है। 15 अगस्त को यहाँ पे नहीं होता है, 15 अगस्त को जो होता है वो अपना लाल किले पे होता है। ये अपना केंद्रीय सचिवालय जो भी है, इस तरीके से आप पूरा हिस्सा देख रहे होंगे। हमें अपना संसद देखना है, ये संसद है। इस संसद में भी आप 3 भाग देख रहे होंगे, क्लियरली आपको 3 भाग दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके और पेन के थ्रू समझाता हूं एक बार फिर से। इसके 3 भाग देख रहे होंगे, एक वाला ये हिस्सा दिख रहा होगा, एक ये हिस्सा देख रहे होंगे और एक ये हिस्सा देख रहे होंगे और ये बीच में ये अलग से हिस्सा है। ओके, और ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये संसद में आपको जो दिखते हैं ना, खंबे वाला जो इमेज मैंने अभी आपको दिखाया था वो था। ओके, तो इन तीनों भागों के अभी क्लियरली देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं और 360 डिग्री आपको घुमाता हूं मैं। ओके, 360 डिग्री इमेज की तरफ चलते हैं। ओके, ये अपना सामने से जो आप देख रहे हैं ये अपना राष्ट्रपति भवन वाला हिस्सा है जहाँ पे बीच में स्तंभ लगा हुआ है जो जयपुर के राजा के द्वारा गिफ्ट किया गया था। ठीक है, ये अलग अलग मंत्रालय हिस्से हैं इसके। ओके, अभी हम देख रहे हैं ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो सीधा राजपथ है जो कि अपना इंडिया गेट की तरफ जाता है। ओके, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पे संसद वाला हिस्सा अगर आप देखें तो ये आपको संसद दिखेगा, ये वाला संसद है। ओके, संसद पे अभी और क्लियरली चलते हैं। ये हमने राष्ट्रपति भवन वाले बीच चौक से देखा हुआ है, अभी हम संसद की तरफ अलग से चलते हैं। ये संसद है, शायद भीतर से यहाँ पे इमेज लेना अलाउ नहीं है आई थिंक। तो ये संसद वाला हिस्सा है जो आप हमेशा देखते हैं, जो फोटोज आप देखते हैं वो संसद वाला ये हिस्सा है। ओके, ये आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसा संसद है और कहाँ पे स्थित है। ये इमेज आप ज्यादातर देखते ही हैं। ओके, ये वाली आप इमेज ज्यादातर संसद के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपने ये आप देख लिया। ये आप देख लीजिए, लोकसभा मार्ग आपको दिख रहा होगा, राज्यसभा मार्ग दिख रहा होगा, इस तरीके से पूरा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये संसद चौक है, यहाँ पे पास में ही ये अपना पोस्ट ऑफिस क्लब, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये पीएमओ है जो संसद के जस्ट पास में ही है। ये जयपुर स्तंभ है जो कि जयपुर के राजा के द्वारा गिफ्ट किया गया था जब राष्ट्रपति भवन बन रहा था। जयपुर स्तंभ को एक बार देख लीजिए, ये जयपुर स्तंभ है। ओके, चलो फिर हम वापस से चलते हैं और फिर आगे हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं बिल और एक्ट्स के बारे में। बिल क्या होता है? एक्चुअली में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कोई नया कानून बनाने से पहले, तो उसे बोला जाता है बिल। और जब वो पास हो जाता है संसद से, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, तो वो एक्ट बन जाता है। अब ये जो बिल होते हैं 3-4 तरीके के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 4 तरीके के होते हैं, बाकी उनके कुछ हिस्सा भी होता है अलग अलग तरीके से। एक होता है साधारण विधेयक, जो कि अपना लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पास होना है, राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से पास। एक होता है धन विधेयक, धन विधेयक पर अपना
एक्स्ट्रा अधिकार प्राप्त होते हैं लोकसभा के लिए। एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक, ठीक है। ये संविधान संशोधन विधेयक, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अपने फुल कोड जब होंगे तब पूरा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। साधारण विधेयक जो होता है, सभी सामान्य विधेयक जो होते हैं वो इसी में शामिल होते हैं। वित्त या और अन्य सब जो संविधान संशोधन है उनको छोड़कर जितने भी ज्यादातर विधेयक होते हैं ना, वो सब के सब अपने क्या होते हैं, साधारण। 3 तलाक जो अपना विधेयक है वो साधारण विधेयक में आएगा। उसे लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित करना है और राज्यसभा के साधारण बहुमत से पारित करना है। अब ये जो साधारण विधेयक होता है ये भी 2 तरीका का होता है। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है निजी विधेयक, प्राइवेट बिल। सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है कि सरकार का कोई व्यक्ति, सरकार, केंद्र सरकार का कोई मंत्री उस विधेयक को लेकर के आए और उसे पहले वाचन करे और उसे बोले, ये होता है। और निजी विधेयक होता है कि कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य एमपी जो कि सरकार के मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, अगर वो विधेयक लेके आए और बोले कि इस तरीके के विधेयक पे आपको काम करना चाहिए, तो वो जो विधेयक होता है वो निजी विधेयक होता है। एक्चुअली में निजी विधेयक लेके नहीं आता है कोई भी, अगर लेके आ भी जाते हैं तो उसे पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर सरकार को लेके आना है तो सरकार खुद लेके आ जाएगी, अगर कोई विपक्ष से लेके आ रहा है तो सरकार उस बात को मानने वाली नहीं है। तो निजी विधेयक जो होता है वो कोई आज के टाइम पे तो उसे कोई लेकर के नहीं आता है। अब ये जो विधेयक है इसके 3 तरीके होते हैं पास करने के, कानून बनने के लिए। सबसे पहले प्रथम वाचन होता है, फिर द्वितीय वाचन होता है, उसे प्रवर समिति को भेजा जाता है, उसका प्रतिवेदन किया जाता है, उसके बाद में तृतीय वाचन होता है और दोनों सदनों से पास होने के बाद में उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद में वो बिल बन जाता है। ओके, धन विधेयक, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पे लोकसभा को अधिकार अधिक प्राप्त है, जिसमें राजस्व एवं व्यय का उल्लेख हो उसे धन विधेयक कहा जाता है, ठीक है। धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक का हिस्सा होता है। वित्त विधेयक थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाता है और उस वित्त विधेयक का छोटा सा हिस्सा होता है धन विधेयक, ठीक है, जिसमें राजस्व एवं व्यय का उल्लेख हो, धन विधेयक होता है। ओके, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक बिल जो होता है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। तो वो 3 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है। एक हो सकता है साधारण बहुमत द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा, आधे के 1 ज्यादा के द्वारा, ठीक है। एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा, जितने मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत होता है। और एक होता है विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन, ठीक है, 2/3 बहुमत भी चाहिए और आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए उस संविधान संशोधन करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल होते हैं जो अपने संसद से पारित होने के बाद में एक्ट या कानून बन जाते हैं। अब ये यहाँ पे मैं पूर्ण डिटेल में समझाने के बजाय आपको इसे फुल कोर्स के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत डिटेल में अगर इसे समझाएं तो कम से कम इस विधेयकों पर ही 1.5 घंटे से 2 घंटे खर्च किए जा सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा। ओके, अब हमारा ये कानून बनाने वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम केंद्र से अब हम राज्य की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले हम संसद की कुछ प्रमुख शब्दावली हैं उन्हें देखते हैं। संसद की स्पेशल शब्दावली क्या होती है। अब हम बात करते हैं संसद शब्दावलियों के बारे में कुछ। देखो, प्रत्येक साल भारत में जो संसद के सत्र चलते हैं उसमें 3 सत्र हर साल होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ शब्द होते हैं जो आप सुनने में आते हैं, स्थगन, जैसे आप सुनते हैं स्थगन, एडजर्नमेंट। संक्षिप्त अवकाश होता है, सदन की कार्यवाही अगली तिथि तक स्थगित कर दी जाती है। सदन का सत्रावसान जिसे प्रोरोगेशन बोला जाता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है ये सब करने का और वह सत्र को समाप्त कर सकता है। जब सत्र समाप्त होता है तो वो उसे संसद का सत्रावसान बोला जाता है, और कुछ समय के लिए उसे रोक दिया जाए अगली तिथि तक तो उसे बोला जाता है स्थगन या एडजर्नमेंट। ओके, संसद को भंग करना, डिजॉल्विंग द पार्लियामेंट, यानी संसद का जीवन समाप्त कर दिया। जब 5 साल सरकार के पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में संसद को भंग करने की बोला जाता है। तो 6 महीने के अंतर्गत नए सदन का गठन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्यतः संसद सदन की बैठक जो होती है 11 से 1 बजे के बीच में होती है और 2 से 6 के बीच में होती है। अब एक शब्द आता है बुलेटिन, ये संसद से रिलेटेड ही पूरा डिटेल में अपने फुल कोर्स में देखेंगे। किसी विधेयक पे चल रही बहस को समाप्त करने के लिए बुलेटिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई विधेयक है जो काफी बड़ा है और उसके हर पॉइंट पे बहस चल रही है, लेकिन अभी संसद सत्र चाहते हैं या लोकसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए,
तो उसके बड़े प्रावधानों को छोटा कर दिया जाता है और जो इंपॉर्टेंट प्रावधान नहीं है उन्हें समाप्त करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधानों पर ही बहस की जाती है। यानी किसी विधेयक पर चल रही बहस को जल्दी से जल्दी उसे समाप्त कर दिया जाता है। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। सदस्य उत्तर मौखिक रूप से चाहता है। तारांकित प्रश्न जो है वो पहले से उसे लिखकर वहां पे भेजे जाते हैं सदन में, संसद में, और उसका कोई ना कोई सरकार का मंत्री उसका आंसर देता है। प्रश्न पर तारांक स्टार लगा होता है और उसके साथ साथ में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी सवाल का अगर कोई मंत्री जवाब दे रहा है तो साथ साथ में वहां पे आप दूसरा सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके। अतारांकित प्रश्न जब उत्तर लिखित में दिए जाने हो और 230 शब्दों से अधिक उत्तर नहीं दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है और सरकार के खिलाफ लाया जाता है। यानी कि अगर ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है तो विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है और 10 दिन के अंतर्गत चर्चा होती है और फिर मतदान होता है जिसमें चेक किया जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। शून्यकाल क्या होता है? यह 12 बजे के ठीक बाद आरंभ होता है और 1 घंटे चलता है। इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है इसमें शामिल होते हैं। ओके। संसदीय समितियां होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संसदीय समितियां हैं, ये भी देख लेते हैं। एक होती है अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी होती है। इसके कुल सदस्य होते हैं 30, सभी लोकसभा के एमपी होते हैं इसमें। इसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? अनुमान समिति का सरकारी व्यय क्या हुआ, अनुमानों के संबंध में विचार करने के लिए मितव्ययता लाना है। जितना भी सरकारी व्यय हो रहा है उसमें मितव्ययता कैसे लाई, इस पे बात की जाती है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें सदस्य होते हैं 22। इसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। देखो ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं, कितने लोकसभा के होते हैं, ये सब डायरेक्टली। ओके। इसका कार्य क्या होता है? कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी लेखों का परीक्षण करना, अपना प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करना, ये अपना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। लोक उद्यम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति होती है, उसमें 15 लोकसभा के सदस्य, 10 राज्यसभा के सदस्य, यानी कुल 25 सदस्य हो गए। दोनों सदनों में पृथक पृथक होते हैं। ओके। संयुक्त संसदीय समिति का गठन, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन जो होता है, पक्ष विपक्ष दल की संयुक्त रूप से कमेटी का गठन किया जाता है और ये विशेष मामलों के लिए इसका गठन किया जाता है। कोई ऐसा विशेष मामला जिसपे लग रहा है कि यहाँ पे कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए जो जांच करे उसके, जैसे 2G स्कैम हुआ उस पे संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता, केतन पारेख, और आज के समय पे विपक्ष हर बात के लिए ऐसा ही बोलता है कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। ओके। तो ये अपना संसद वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। यानी केंद्र के लेवल पे जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी विधायिका जो होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, वो सारा मैंने यहाँ पे क्रैश कोर्स के रूप में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम देखते हैं राज्य लेवल पे कानून कैसे बनाया जाता है, राज्य की विधायिका कैसे होती है। ठीक है। राज्य विधानमंडल क्या होता है? राज्य विधानमंडल यानी राज्य के लेवल पे जो आपको बताया था कि राज्य की जो सूची है उस पर कानून बनाने वाला सिस्टम, तो उसमें नॉर्मली ज्यादातर राज्यों में विधानसभा होती है, कुछ राज्यों में विधान परिषद होता है। ज्यादातर में क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा का जो सदस्य होता है जिसे आप एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। इसे प्रथम सदन बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, या जनता का प्रतिनिधि सदन बोला जाता है। हमारे राजस्थान में जैसे विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है। इसमें कम से कम 60 एमएलए होने चाहिए और अधिकतम 500 एमएलए हो सकते हैं किसी भी राज्य के लिए। कुछ राज्यों के लिए अपवाद है, जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 40 एमएलए गठित किए जाते हैं, गोवा में 40 होते हैं, मिजोरम में 40 होते हैं, सिक्किम में 32 एमएलए वहां पे निर्वाचित होकर के आते हैं। ओके। उसके अलावा अपने राजस्थान में आपको पता ही है 200 होते हैं, और आपको यूपी का भी पता होगा 400 के आसपास में होते हैं। उसके बाद में एमएलए बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने एमएलए के चुनाव में खड़ा हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री चाहे तो इसे राज्यपाल को परामर्श देके पहले भी विघटित कर सकता है। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये अपने
विधानसभा के लिए बात होती है, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, गणपूर्ति वही है सेम अपने लोकसभा के जैसे 10% सदस्य मिनिमम होने चाहिए। जैसे कि अपने राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें मिनिमम 20 सदस्य आने चाहिए अगर आपको विधानसभा का सत्र चलाना है। शर्त यह है कि कुछ राज्यों में क्या है कि अगर मान लीजिए कि 70 एमएलए हैं टोटल तो उसका 10% सिर्फ 7 हुआ, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। यानी अगर दिल्ली की बात करें तो 10 तो मिनिमम होने चाहिए, तब जाके वहां पे विधानसभा सत्र चलेगा। अध्यक्ष जो होता है सदन के सदस्यों द्वारा सहमति से निर्वाचित कर लिया जाता है। नॉर्मली राज्य लेवल पे जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से चुन के लिया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी मंत्रिपरिषद, ये सेम टू सेम जैसा मैंने आपको लोकसभा और अपना केंद्र के लेवल पे बताया था, ज्यादातर चीजें वही सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट हो गई हैं। विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। अनुच्छेद नंबर 171 में इसका उल्लेख है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो 200 का 1/3 आप ले सकते हो अधिकतम, यानी 66 के आसपास में, उससे अधिक नहीं ले सकते। एक्चुअली में ये क्या होता है, विधान परिषद जो होता है वो एक तरीके से कुछ लोगों को खुश करने के लिए बनाई जाती है नॉर्मली, बाकी कोई स्पेशल काम इनका होता नहीं है। ओके, और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। वर्तमान में 5 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, पहले 6 राज्य होते थे, अपना जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में रहा नहीं, तो अभी सिर्फ 5 राज्यों में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में। ओके, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त होते हैं। जैसा सेम टू सेम राज्यसभा में था, सेम टू सेम वो यहाँ पे है। ऐसा ही लोकसभा में जो था वो विधानसभा के अंतर्गत है। ओके, तो ये राज्य में विधायिका कैसे काम करती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात विधायिका की हो चुकी है। ठीक है, अब विधायिका के बाद में हम चलते हैं स्थानीय सुशासन की ओर, जो अपना ग्रामीण सुशासन है, नगर पालिका सुशासन है, उसकी ओर चलते हैं। अब हम स्थानीय सुशासन की तरफ आए। पंचायती राज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादातर जगह आपको इसमें से सवाल मिल जाते हैं। ठीक है, पंचायती राज के बारे में शुरुआत जो मानी जाती है 1882 से मानी जाती है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय सुशासन में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों व जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। माना जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत जो है ब्रिटिश काल में 1882 में लॉर्ड रिपन के समय पे हुई है। ओके, संविधान लागू होने के बाद में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पंचायती राज की शुरुआत हुई है 1959 में अपने राजस्थान में नागौर से, तो वो बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों पर होता है। बलवंत राय मेहता समिति को ही भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने का मूल कारण जन सहभागिता की उपेक्षा को माना। ठीक है, बात सुझाव दिया कि जन सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को ही हो सकता है। अतः पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय सुशासन संबंधित अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले से साधनगर विकास खंड में शुरू की गई। ठीक है, तो पंचायत राज की शुरुआत जो है वो राजस्थान में सबसे पहले हुई थी। राजस्थान विधानसभा ने वहां पे कानून बना के त्रिस्तरीय ढांचा दिया था। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित कमेटियां कौन कौन सी हैं? 1957 में कमेटी जो गठित की गई थी बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायत गठन का सुझाव दिया। उसके बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति आई, जिसने भी त्रिस्तरीय की जगह क्या किया, द्विस्तरीय पंचायत गठन का सुझाव दे दिया। त्रिस्तरीय को कैंसिल करते हुए द्विस्तरीय लेवल का सुझाव दे दिया। उसके बाद में 1985 में जेबी के राव की समिति आई थी, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है लक्ष्मीमल सिंघवी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का सुझाव दो। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। इसी के कहने पे
1992 में अधिनियम आता है और संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन, और संविधान में पंचायती राज को जोड़ा जाता है। मूल संविधान में पंचायती राज का सिस्टम नहीं था, जबकि उसे डायरेक्ट प्रिंसिपल थे, उनमें सुझाया गया था कि ऐसा करना चाहिए। ओके, अब ये शुरुआत होती है पंचायती राज की 1992 में, 1992 में। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस रूप में माना जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कौन सा हुआ? 24 अप्रैल। ये जो डे होगा वो अपना 24 अप्रैल जो होगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था और 1993 में लागू हो गया था, वो अपने किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ओके, इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था, सिर्फ 243 था। अब उस 243 के अंतर्गत अन्य अनुच्छेद जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 243 ए से ओ तक जो है वो अपना पंचायती राज व्यवस्था के लिए विभिन्न नियम बना दिए गए और संविधान के अंतर्गत जोड़ दिए। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची दी गई कि इन 29 विषयों पे अपना पंचायत जो है वो कानून बना सकते हैं। वो 29 विषय इसमें जोड़ी गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो इनमें 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, वो देख लीजिए। एक तो अनुच्छेद है 243 बी की पंचायतों का गठन कैसे होना है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। मध्यवर्ती पंचायत का गठन उन राज्यों में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक हो। ठीक है, मतलब 3 तरीके का अपना स्थानीय सुशासन होने वाला है। एक तो ग्राम पंचायत लेवल पे सरपंच जो बनता है, उसके अलावा अपना ब्लॉक लेवल पे जो बनता है, ठीक है, मध्यवर्ती जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रधान बनता है, और उसके अलावा जिला लेवल पे जहाँ पे जिला प्रमुख बनता है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग स्तरों पे अपना यहाँ पे स्थानीय सुशासन लेके आए हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में आर्टिकल नंबर 243C में व्याख्या की गई है। कैसे की गई है? गांव के स्तर पर संरचना क्या होगी? ग्राम पंचायत। ठीक है, जिसका मुखिया सरपंच कहलाता है नॉर्मली। ओके, बाकी अलग अलग जगह पे उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, प्रधान, मुखिया, इस तरीके से बोला जाता है। अपने राजस्थान में उसे सरपंच बोला जाता है। इसका निर्वाचन जो होता है सरपंच का, वो प्रत्यक्ष होता है, लोग डायरेक्टली वोट देते हैं। राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत इसमें चुनाव होता है। अब उसके बाद में आता है ब्लॉक खंड स्तर लेवल का। ये क्षेत्र पंचायत होती है। हमारे राजस्थान में 2 पंचायत पे जो चुनाव होते हैं, उसके द्वारा जो चुने जाते हैं पंचायत समिति सदस्य, वो अपने प्रमुख को चुनते हैं। यहाँ पे उसे प्रधान भी बोला जाता है। ओके, और ये प्रधान जो चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता ने किसे चुना है? पंचायत समिति सदस्यों को, जो 2 पंचायत पे खड़े होते हैं उनको चुना है। और उसके बाद में ये पंचायत समिति सदस्य किसको चुनते हैं? प्रधान या प्रमुख को चुनते हैं। जिला स्तर पर अपना सुशासन कहता है, जिला पंचायत बोला जाता है उसे। इसका अध्यक्ष होता है या चेयरमैन बोला जाता है, और इसका भी चुनाव जो होता है वो अपना अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी 9 पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनसे जिला परिषद सदस्य निकल के आते हैं, और ये जिला परिषद सदस्य जो है वो चुनाव करते हैं अपने अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का, चेयरमैन का, या बोल सकते हैं अपने जिला प्रमुख का। ओके, यहीं पे आर्टिकल नंबर 243I के अंतर्गत एक नया वित्त आयोग बनाया गया, राज्य वित्त आयोग, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखता है। तो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों के जो कर आ रहा है उसमें से स्थानीय सुशासन को कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। ओके, अब स्थानीय सुशासन में नगर पालिका की बात करते हैं। ये तो हो गया अपने ग्रामीण स्तर के लेवल का। अब बात करते हैं शहरी स्तर पे कैसा स्थानीय सुशासन होता है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 एंड कोष्टक में का, ठीक है, यानी 9 क्लॉज के ये जोड़ा गया। का को इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे 9A बोलेंगे। ओके, जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं। इसमें अनुच्छेद 243P से 243O तक तो अपना वो हो गया नगर स्थानीय सुशासन में ग्राम पंचायत का। 243P से ZG तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं जो सब नगर पालिका से संबंधित हैं।
इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्दिष्ट 18 विषयों पे सूची दी गई जिन पे नगर पालिका कानून बना सकता है। अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। नगर पंचायत यह संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर पालिका परिषद इन्हें छोटे शहरों में गठित किया जाता है। नगर निगम जिनका गठन बड़े शहरों व महानगरों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 चैट जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्थानीय स्वशासन बता दिया है। स्थानीय स्वशासन के 2 भाग बताए, एक तो ग्राम स्तर वाला और एक शहरी स्तर वाला। ठीक है, ग्राम स्तर वाले के भी 3 भाग हो गए, एक तो ग्राम पंचायत हो गया, उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे हो गया और उससे जिला लेवल पे हो गया। और शहर के भी 3 भाग हो गए, एक तो छोटा छोटा जो होता है संक्रमणकालीन में उसे नगर पंचायत बोल सकते हैं। ओके, पंचायत, नगर पंचायत। उसके बाद में नगर पालिका परिषद होता है और सबसे बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने विधायिका वाले जो सारे नियम हैं और सारे जो संविधान में प्रावधान है उन सबको कंप्लीट कर लिया है। विधायिका में कानून बनाने का काम होता है। केंद्र के लेवल पे अपना संसद कानून बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उनके तहत बिल आता है। बिल को वहाँ पे प्रथम वाचन होता है, उसके बाद विभिन्न समितियों को दिया जाता है, उसके बाद द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है और उसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तब वो बिल एक्ट में पास हो जाता है। तो वो कानून बनाने का काम जो होता है वो केंद्र के लेवल पे होता है। उसके बाद राज्य लेवल पे नॉर्मली विधानमंडल होता है। विधानमंडल के बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, विधानमंडल में भी विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। अब विधानसभा ही ज्यादातर राज्यों में है, विधान परिषद बहुत कम राज्यों में है। ओके, और विधान परिषद का एक स्पेशल नियम है कि अगर आप विधान परिषद बना भी रहे हो तो 1/3 जो कि विधानसभा के सदस्य हैं उनका 1/3 से ज्यादा आप उसमें सदस्य नहीं रख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने पार्ट 4 के अंतर्गत राज्य, केंद्र और स्थानीय लेवल पे जो अपना विधायिका होती है उसे कंप्लीट कर लिया है। और इसमें मैंने आपको मैप भी दिखाया था, इमेज भी दिखाई थी, मैं आपको दिल्ली के अंतर्गत लेके गया था। ठीक है, व्यवस्थापिका हमने कंप्लीट की, राज्य व्यवस्थापिका कंप्लीट की, केंद्र राज्य संबंध, इसे हम अगले पार्ट में देखते हैं। स्थानीय सुशासन और जिला प्रशासन जो है वो अपना इसमें शामिल हो चुका है। ओके, अगला पार्ट जो है पार्ट 5, जिसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिन्हें हम बार बार रिवाइज करने की मैं बोल चुका हूँ। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं स्पेशल अपना जैसे निर्वाचन आयोग, उसके अलावा अपना कैग, उसके अलावा जो भी संवैधानिक संस्थाएं उन सबको देखेंगे। आपातकालीन उपबंध उनको देखेंगे। जम्मू कश्मीर से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या था उसे थोड़ा सा देखेंगे। संविधान संशोधन, संघीय ढांचा और लास्ट में जाते रहते सब कुछ रिवाइज करेंगे अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में। तो इस तरीके से हम ज्यादातर चीजें कवर करते चल रहे हैं और पार्ट 5 में जो भी हिस्सा बचा हुआ है उस सबको कंप्लीट करने वाले हैं। चलो अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं।